नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सरायकेला पहुंचे। यहां आदित्यपुर में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए उलगुलान महारैली को सफल बताते हुए मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया। रविवार को रांची के प्रभात तारा मैदान में संपन्न हुए इंडिया गठबंधन के उलगुलान रैली को सफल बताते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि रैली के माध्यम से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी एकता का परिचय दिया है। इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि सभी 14 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में ही आएगी। मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 10 सालों में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल देने की गारंटी सिर्फ सरकार के पास है, जबकि महंगाई बेरोजगारी दूर करने के लिए मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। बेघर को छत तक नसीब नहीं हो सका। केवल झारखंड में ही 8 लाख से अधिक पीएम आवास के आवेदनों को रद्द किया गया। बाद में झारखंड सरकार ने अबू आवास के माध्यम से वैसे लोगों को आवास देने की पहल की। 2019 में भी और उनके पास भी कुछ नहीं रहा तो बोलता गारंटी है। क्या 2 करोड़ को नौकरी देने का अभी जुमला चल गया। हर परिवार को 15 लाख देने का वो भी जुमला चल गया। मैंने हर चीज उन्हीं का उसी तरह का। अभी 10 साल में ऐसा कुछ काम नहीं किया है। दस साल में वही है, 80 करोड़ जनता को 5 किलो दे रहा है, वही है। इधर सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने सोमवार को नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जेबी तुबी समेत भाजपा पार्टी के कई अन्य दिग्गज नेता मौजूद थे। गीता कोड़ा ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी को अपना नामांकन पर्चा सौंपा। इससे पूर्व चाईबासा के गांधी मैदान से खुटकटी मैदान तक बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ रैली निकाली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी शामिल हुए। इस दौरान खुटकटी मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह, भाजपा लोकसभा प्रभारी दिनेशानंद गोस्वामी और संगठन महामंत्री करमवीर सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान खुटकटी मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत गठबंधन सरकार की जनविरोधी नीति की आलोचना की। साथ ही केंद्र सरकार को और मजबूत करने के लिए आगामी 13 मई को भारी से भारी संख्या में भाजपा को अपना वोट देकर विजय बनाने की अपील की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। उन्होंने हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 4 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ झारखंड को लूटा है। हेमंत सोरेन की सरकार में बालू की तस्करी, गाय की तस्करी हुई। झारखंड में लूट मचाते हुए खदान को भी बेच डाला। सरकारी और आदिवासी की जमीन भी लूटी। इधर भाजपा की सिंहभूम प्रत्याशी गीता कोड़ा ने भी अपनी बातों को रखा। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हुए वो लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ सत्ता में जो लोग हैं, किसकी सरकार है? जेएमएम, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। और इन लोगों का काम क्या है कि इस राज्य को लूट करके इन 4 वर्षों में खोखला कर दिया इन लोगों ने। अब इस राज्य में इस प्रकार से लूट हुई 4 वर्षों में, आज वो लोग क्या प्रचार करते कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, बीजेपी वालों ने फंसाया। हमने कहा कि भाई आप 4 वर्षों में क्या क्या काम किया, उनके गुनाह को गिनती करें तो समय बहुत लगेगा, लेकिन मैं थोड़ी सी बता रहा हूं। आज जितनी भी झारखंड की नदी नाला है, एक भी बालू को कण बचने नहीं दिया। उस नदी नाला की बालू को यहाँ से सरकार की संरक्षण में तस्करी हुआ, यहाँ से बंगाल को गया, यहाँ से बिहार को गया, यहाँ से यूपी को गया। और यहाँ के लोगों को घर बनाना होता है तो अपना ट्रैक्टर से भी आप नहीं ले जाते, वो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर केस करते,
उनको जेल या तो उनके से रिश्वत वसूल करते हैं। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति इस राज्य के मुख्यमंत्री थे उनका काम क्या था? यहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना ताकि यहाँ के लोगों के घर बन सके, यहाँ के लोग रोजगार कर सके। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री उस समय थे हेमंत सोरेन जी, वो क्या कर रहे थे? बालू की तस्करी करा रहे थे, गाय की तस्करी करा रहे थे। तब फिर कैसे वो आज अगर जेल में बंद है कि आप अगर चोरों को नहीं पकड़ेंगे, चोरों को आप संरक्षण देंगे, यदि चोरों के आप सरदार बनेंगे तो जांच एजेंसी जो होगी तो आपको पकड़ करके जेल में डालेगा ही डालेगा कि नहीं डालेगा? बताइए। आज यही हुआ है उनके साथ। दूसरा काम क्या किया? अब जितनी भी जंगल में जहां भी पत्थर की खदानें थी, लीगल उन्होंने नहीं होने दिया काम, लीज लोगों को नहीं दिया, लेकिन इलीगल तरीके से पत्थरों के खदान को भी चालू करवा करके पत्थर भी यहां से बाहर भिजवाया। यहां तक कि राजमहल के पहाड़ी का जो जितना भी पहाड़ है उसको समाप्त करवा दिया। और वहां तो ईडी वालों ने लिख करके कोर्ट में दिया है 10,000 करोड़ की इलीगल वहां उत्खनन हुआ है। तो अब जेल जाएगा कि नहीं जाएगा हेमंत सोरेन? बताइए। आज यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। गांव में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ देखेंगे बड़े बुजुर्ग गांव में अकेले हैं, उनको देखने तक के लिए कोई युवा नहीं है, कोई साथी नहीं है, क्योंकि सब पेट की आग बुझाने के लिए बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। और इनके मुखिया कहते हैं कि भाई हम तो हेलीकॉप्टर से, चॉपर से, हवाई जहाज से हम मंगा रहे हैं मजदूरों को। तो मजदूरों के लिए आपने क्या किया? आपने क्या व्यवस्था की कि वो मजदूर आज यहीं झारखंड में काम कर सके, अपने बूढ़े माँ बाप को देख सके, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके? आपने ऐसा क्या काम किया? एक भी काम गिना दे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आज गुंडागर्दी और दबंगाई की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है, यह मोदी जी का युग है। आदरणीय मोदी जी ने आज भारत को शीर्ष पर पहुंचाया है। आज भारत को लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं। आज भारतवर्ष के लिए आदरणीय मोदी जी ने कई काम किए हैं। आज मोदी जी से लोग हिसाब मांगते हैं कि भाई आप 10 साल का हिसाब दीजिए, भाई आप 5 साल का तो हिसाब दीजिए। 5 साल का हिसाब मांगने जाए तो लोगों को बंधक बना दिया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता गांव में लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से डटे हुए हैं। आदरणीय मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के सेना पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। इसलिए तो कहते हैं आपकी बार मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ही उखाड़ फेंक सकती है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ही यही काम कर सकते हैं। आज यहां से हम लोग प्रण लेके जाए कि प्रत्येक बूथ में 370 कर हम लोग टारगेट लेकर के जाए और इस सरकार यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार को, जो आज लाखों करोड़ों झारखंड वासियों पर आज अत्याचार कर रहे हैं, आज इनका दमन कर रहे हैं, झारखंडियों का दमन कर रहे हैं, ऐसे दमनकारी सरकार को हटाने का प्रण ले। बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है जब किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं और जो पूरी सिस्टम कोलैप्स हुई, अराजकता का जो माहौल है, और जब न्याय नहीं मिलता है, ऊपर में सुनने वाले लोग भी अंधे हो जाए, बहरे हो जाए, सुनवाई कहीं नहीं हो, तो लगता है कि किस राज में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और हम लोगों के भावनाओं के साथ, हक अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए लगता है कि ये बदलाव होगी। अभी आप देख रहे थे कि कैसे इलेक्शन में कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा था, फिर कैसे कैंडिडेट लोग हुए। अभी भी कुछ सीटें हैं जहाँ पे कैंडिडेट इन लोगों को नहीं मिल रही, तो स्थिति अच्छी है। हम लोगों में भी कहीं कहीं वो क्लैश हुआ था, वो सब सारी दूरी भी मिटी है और हमको लगता है
कि आने वाला समय हम लोग का होगा। हर एक चीजों में आज आप एक देख लीजिए, बालू वो भी सोना हो गई। हमको लगता है कितने लोगों का ट्रैक्टर हो, हाईवा हो, डंपर हो, गाड़ी हो, केस मुकदमा हो, कितने लोग बर्बाद हुए, गरीब लोग बर्बाद हुए। अगर आप इसको नजदीक से देखिए, कितने सारे केसेज हुए, कितने लोग लोन में लेके जिस ढंग से वो गाड़ी घोड़ा खरीदे होंगे और सारी गाड़ी घोड़ा छिना गई। और पैसा कहाँ से जाता है? ये रोज बंद होता है, चालू होता है, बंद होता है, चालू होता है, पता नहीं क्या है। और वो पूरा बालू का पैसा एक जगह इकट्ठा होकर के कहाँ जाता है, ये भी आप समझ सकते हैं। वहीं रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलगुलान रैली को झामुमो ने सफल बताया है। जेएमएम के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसके लिए इंडी गठबंधन के घटक दलों का आभार व्यक्त करते हुए जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रभात तारा मैदान में जन सैलाब ये बताता है कि अब देश में परिवर्तन की बयार बन चुकी है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। बीजेपी राज से जनता मुक्ति चाहती है। उलगुलान न्याय महारैली में अब स्पष्ट हो गया है कि झारखंड का मूड क्या है। हम लोगों ने महसूस किया कि जन नेता हेमंत सोरेन के साथ हुई अन्याय को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है। बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि जनता क्या चाहती है और बयानवीर को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। रैली में हुई मारपीट की घटना को उन्होंने बीजेपी की तरफ से प्रायोजित करार दिया। वहीं इंडी गठबंधन के इतने बड़े कार्यक्रम में गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन की कार्यक्रम में अनुपस्थिति पर सफाई देते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गिरिडीह विधायक गांधी में व्यस्त थे और बसंत सोरेन की तबीयत खराब हो गई थी और गर्मी को देखते हुए इस समय बांटा गया था, जिसकी वजह से ये दोनों लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। अप्रत्याशित घटना थी और हमको लगता है कहीं ना कहीं ये भाजपा द्वारा प्रायोजित घटना थी, क्योंकि जो तख्तियां पहले आई थी वो महारैली के समर्थन में थी, उसके अंदर की तख्ती कुछ और थी। तो ये सारे लोग भाजपा द्वारा भेजे गए असामाजिक तत्व थे। तो भाजपा तो हताश होकर, निराश होकर ये काम किया। मैसेज था, जो संदेश था, उनको जन जन तक पहुंचाया। कल का जन समुद्र यह बताता है कि अब देश में परिवर्तन का एक निश्चय बन चुका है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, भाजपा राज से मुक्ति चाहते हैं। हम लोगों ने यह भी महसूस किया, लोगों के अंदर एक आक्रोश है अपने जननेता हेमंत सोरेन जी के साथ हुए अन्याय। वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने झामुमो द्वारा की गई उलगुलान रैली को परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने वाली रैली करार दिया है। प्रतुलनाथ शाहदेव ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रैली संविधान बचाने की नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट करने के लिए आयोजित की गई थी। इसमें इंडी घटक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा करता है। देखिए, कल की जो रैली हुई थी, जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग की गई थी कि उलगुलान रैली है, ये अस्मिता की लड़ाई की रैली है, ये संविधान बचाने की रैली है, ये लोकतंत्र बचाने की रैली है, और ये तमाम बड़े बड़े तरीके से ब्रांडिंग करके इन्होंने जो नैरेटिव तय करने की कोशिश की थी, कल वो पूरा टाइम फेस हो गया। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था, साहब ये हमारी रैली है, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने के खिलाफ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की रैली है जिसमें बाकी सब अतिथि आएंगे।
लेकिन ये रैली में जेएमएम की रैली से कब इंडी गठबंधन की रैली का स्वरूप ले लिया, ये हमारी भी समझ से परे है। और कल की जो रैली थी, हम मानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ परिवार तंत्र को बढ़ाने की रैली थी, एक नेता को प्रोजेक्ट करने की रैली थी। कल जिस तरीके से सेंटर स्टेज पर कल्पना सोरेन जी बैठी रही, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी जिस समय रैली में बोलने के लिए खड़े हुए, तो उनको जो मंच पे स्थान मिलना चाहिए था, जो उचित स्थान मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री के नाते, वो उचित स्थान ना तो बैठने के समय मिला और उनको बोलने का मौका भी उस समय दिया गया, उनको और खड़गे जी को, जब अधिकांश कुर्सियां जो है वो खाली हो गई थी। और कितने बार आपने ऐसा देखा होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को ये बार बार एक नैरेटिव रचा जा रहा है कि गांधी के उपचुनाव के बाद प्रदेश को एक नया लीडर मिलेगा, कहा तो ये गांधी जीतने नहीं जा रहे, लेकिन जिस तरीके से एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो सोरेन परिवार के बाहर का है, उसको कल अपमानित किया गया। क्या नारे लग रहे थे साहब? शिबू सोरेन जिंदाबाद, ठीक है साहब, गुरु जी है, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। क्या आप में से किसी ने भी सुना कि वहां पे दुर्गा सोरेन, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना में महती भूमिका निभाई थी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की स्मृति में नारे लगे? क्या आपने सुना ये निर्मल महतो की स्मृति में नारे लगे? क्या आपने सुना मुख्यमंत्री रहते चंपई सोरेन जी के समर्थन में गगनभेदी नारे लगे हों? या आपने विनोद बिहारी महतो के बारे में सुना? ये पूरे तरीके से कल्पना सोरेन जी को प्रोजेक्ट करने और प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए अगले मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन जी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वहीं सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है। रांची में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा के दौरान जिस तरह का भाषण दिया है, उसमें एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण के मामले को लेकर वह चुनाव आयोग से एक्शन लेने की अपील करेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण से हेट स्पीच कैंपेन हो गया है। जनता के समक्ष महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव में सीपीआई-एमएल इसे काफी अहम मानती है। बहुत पुरानी तरीके से जहरीला उनका जो पुराना प्रचार है देश में, कम्युनिस्टों के खिलाफ और मुस्लिम समाज के खिलाफ, फिर उसको तो हमने चुनाव आयोग के पास मोदी जी के इस भाषण पर एक्शन लेने के लिए हमने अपील भेजी है। चुनाव आयोग ने जो कहा था चुनाव की घोषणा करते हुए कि चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी रहेगा और कहीं उसके खिलाफ चाहे कोई भी बड़े नेता भी अगर उसका उल्लंघन करे तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं रहेगा। तो ये चुनाव आयोग के सामने मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सवाल इस समय है कि अगर देश के प्रधानमंत्री खुद अगर इस तरीके से नफरत, हेट स्पीच, हेट कैंपेन की अगुवाई करेंगे और पूरे चुनाव प्रचार को एक हेट कैंपेन में बदल दिया जाएगा, तो चुनाव आयोग तो बिल्कुल खामोश नहीं रह सकता, नहीं रहना चाहिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोमवार को रांची में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर लोकसभा चुनाव के विषय में बताया कि सिंहभूम में 4 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ है, खूंटी में 2, लोहरदग्गा में 4 और पलामू में 1 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ है। वर्तमान में कुल सिंहभूम में 3 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फाइल हुआ है। खूंटी में 2, लोहरदग्गा में 4 और पलामू में अब तक 1 प्रत्याशी ने नॉमिनेशन फाइल किया है। वहीं मतदाताओं को गर्मी का सामना न करना पड़े, इसके लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान का समय शाम के 5 बजे तक दिया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्रों में शेड, पानी और ORS की व्यवस्था की जाएगी। सिंहभूम में 4 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, खूंटी में 2, लोहरदगा में 4 फॉर्म, पलामू में 1। पहले वाला भी नाम देखे सब देखे। अभी वर्तमान में सिंहभूम में 3 कैंडिडेट का नॉमिनेशन फाइल हुआ है, खूंटी में 2, लोहरदगा में 4, पलामू में 1 नॉमिनेशन फाइल।
देखिए, गर्मी का लेकर वोटिंग कम हुआ करके कंक्लूजन माना संभव नहीं। कारण 2009, 14, 19, 24 सभी इलेक्शन है आपका गर्मी के समय में होती है, इसलिए हम लोग को ये वोटिंग परसेंटेज का एक छोटा जिसमें कंक्लूड करवाना उचित नहीं होती है। परंतु आपका सवाल है गर्मी से बचने के लिए क्या क्या व्यवस्था करने के लिए है, उसके लिए कितना भी व्यवस्था करवाना एक पोलिंग टाइम का इंक्रीज करने के लिए मेन मुद्दा था। वो 5 बजे तक चुनाव करने के लिए कारण ये था, वो 3, साढ़े 3 बजे के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाती है, इसलिए वोटर 5 बजे तक बूथ में जाकर अपने वोट कर सकते हैं। सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने अपने पिता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के साथ चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। रांची लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यशस्विनी सहाय को टिकट दिए जाने के बाद ईचागढ़ क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से हाथ छाप में वोट देने की अपील की। उन्होंने टीकर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव रणनीति के तहत मंत्रणा भी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने अपनी पुत्री के पक्ष में मतदान करने के लिए युवा वर्ग को अधिक से अधिक संगठित करने का भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। उन्होंने पुराने अंदाज में एक एक कार्यकर्ताओं से बात कर हौसला अफजाई की। रांची लोकसभा में पहली बार युवा व महिला को उम्मीदवार बनाया गया है, जिससे महिलाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि पार्टी ने पहली बार किसी युवा व महिला प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जब जब जीतने का मौका मिला तो ईचागढ़ से जिताने का काम यहाँ के जन नेताओं ने किया है। ईचागढ़ से मेरा काफी लगाव है और मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी आप सबों की बेटी है। कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने जनसंपर्क करते हुए कहा कि पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है, युवा वर्ग को आगे आने की जरूरत है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी व बिजली का समुचित व्यवस्था करना पहली प्राथमिकता होगी। ज़रूर मेरा भले अनुभव ना हो, पर जब हम बात करते हैं कि हमें नई आवाज़ें और नई सोचों को लाना है राजनीति में, तो अगर आप नए इंसान को मौका ही नहीं देंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा इंसान। इसीलिए तो अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि मुझे ऐसा मौका दिया, तो मैं इस पे ज़रूर खरी उतरना चाहती हूँ और यहाँ की जनता की भी मांगे और परिस्थितियों को समझकर उनका समाधान करना मेरा बिल्कुल कर्तव्य होने वाला है। चैंडल के डैम की जो बात हुई, लोगों का घर छिन गया है, उनके पास ना घर है ना पानी है। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है जो उनके अधिकारों पर सीधा वार करती है। तो अगर मेरा चुनाव होता है तो मैं ज़रूर इस पर काम करने की पूरी कोशिश भी करूँगी। और मेरा यहाँ के लोगों से जो रिश्ता है, जो नाता है, मैं इनकी ही बेटी हूँ। यहाँ पे सब मेरे गार्जियन जैसे हैं, बस इनके ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे और इनका साथ ना मैं छोड़ूंगी ना ये मेरा साथ छोड़े, बस यही चाहती हूँ। और आज शुरुआत किए हैं जो है माँ का दर्शन करके यहाँ। और आप जानते हैं कि ईचागढ़ हमारा बहुत ही लछनगर और बहुत ही शुभ रहा है। जब भी चुनाव में जीता हूँ तो ईचागढ़ विधानसभा से ही लीड लेके चुनाव जीतता रहा हूँ। तो आज हमारी बेटी यहीं से शुरुआत करने आए हैं। ईचागढ़ प्रखंड में बैठक आज है गणपति देवा के सामने और सभी लोग, चारों प्रखंड के प्रमुख लोग आज आए हैं। यहाँ के बाद हम लोग जो है वो मिलन चौक जाएंगे, वहाँ पे भी एक बैठक है। तो इस तरह से शुरुआत है और मैं तो साल भर से लगा ही हुआ हूँ। वो पूरी तरह से क्षेत्र में हर पंचायत और हर प्रखंड तक का काम चल रहा है। ये कहीं रुका नहीं है। हम कोई जिंदगी में चुनाव घोषणा के बाद चुनाव नहीं लड़ते। और इधर झारखंड वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट असम और नॉर्थ ईस्ट बंगाल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से बंगाल की खाड़ी से एक मॉइस्चर झारखंड की तरफ आ रहा है। इस कारण 23 और 24 अप्रैल को हल्की बारिश की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि सोमवार 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को 2 दिनों तक आंशिक रूप से पूर्णतः बादल और कुछ हल्की बूंदाबांदी के आसार दिखाई दे रहे हैं। झारखंड के दक्षिणी भाग, कोल्हान, रांची समेत मध्य भाग में गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश और सतही हवा, तेज गर्जन और वज्रपात के समय हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, संभवतः 50 किलोमीटर तक चलने की संभावना है। वहीं 24 अप्रैल से पारा बढ़ने लगेगा और 25 और 26 अप्रैल को झारखंड के पूर्वी भाग में एक बार फिर
हीट वेव की स्थिति बनती दिखेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट असम और नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके वजह से जो मॉइस्चर है वो बंगाल की खाड़ी से झारखंड की तरफ भी आ रहा है, जिस कारण से हमें ये बादल और हल्की जो बारिश है उसकी संभावना जताई जा रही है। और बात करें तो फिर उसके बाद क्या है, 22-23 के बाद सतही हवा थोड़ी सी तेज चल रही है और 24 तारीख से फिर से पारा बढ़ने लगेगा और 25 तारीख में जो आपका कोल्हान का इलाका है और 24 तारीख में कोल्हान का इलाका है और जो 25 तारीख में कोल्हान के साथ में संथाल का इलाका है, वहाँ पे हीट वेव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। शेष इलाकों में भी जो पारा है वो 40 के आसपास में 25 तक में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सनातन संस्कृति की अग्रणी संस्था विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य सनातनी संस्था संयुक्त रूप से झारखंड प्रांत में आगामी 23 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती धूमधाम से मनाएगी। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी रांची के एक निजी होटल के सभागार में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने दी। कार्यक्रम के विषय में प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत राय पद ने बताया कि 23 अप्रैल को झारखंड के लगभग 32,000 स्कूलों एवं मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य समाज में समरसता और विश्व शांति लाना है। विद्या भारती, वन बंधु परिषद सबको लेके और इसके अलावा बाकी और भी संस्थाएं जितनी सनातनी संस्थाएं हैं सबको लेके हनुमान जयंती का कार्यक्रम कल मंगलवार पूर्णिमा का दिवस है, उस दिन ये कार्यक्रम 32,000 झारखंड के गांव में हर जगह ये कार्यक्रम मंदिर में या स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और लाखों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विशेषकर से इस कार्यक्रम करने के पीछे जो विचार है वो समाज में एक समरसता और एक सुख का माहौल हो, पूरे विश्व में, पूरे देश में और पूरे राज्य में शांति बनी रहे और सुख चैन के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कब से कब है ये कार्यक्रम? मंगलवार को कल पूरे दिन हनुमान जयंती का दिवस है, तो ये कल के दिन ये कार्यक्रम होगा और कई जगह मंदिरों में जनरली शाम की संध्या के समय आरती का समय होता है, उस समय हनुमान चालीसा का पाठ होगा। कुछ जगह सुंदरकांड का पाठ भी आयोजित है, तो सुंदरकांड के पाठ भी के बाद भी हनुमान चालीसा का पाठ होगा। जहाँ बच्चे हैं तो स्कूल अपनी टाइम के हिसाब से ये कार्यक्रम करेगा। दलमा वन क्षेत्र में पिछले कई दिनों से आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। वन विभाग के अधिकारी इस आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दलमा वन क्षेत्र के डीएफओ अभिषेक कुमार के नेतृत्व में वन कर्मियों द्वारा आग बुझाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में दलमा वन क्षेत्र के डीएफओ अभिषेक कुमार ने बताया कि ये ग्राउंड फायर है, इससे बड़े बड़े पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचता है और ना ही किसी वन्य प्राणियों को इस आग से खतरा है। वन्य प्राणी आग देखते ही दूसरे वन क्षेत्र में चले जाते हैं। उन्होंने आग लगने का मुख्य कारण वहां रह रहे लोगों को बताया है। कहा है कि ग्रामीणों द्वारा जलती हुई बीड़ी फेंके जाने से सूखे हुए पत्तों में आग लग जाती है। हालांकि वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा समय पर आग को बुझा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि विभाग में मैन पावर की काफी कमी है, जिस कारण थोड़ी परेशानी उन्हें होती है। साल लग जाती है। एक्चुअली काफी गर्मी होने के कारण जो है पत्तों का ढेर जो है एक तरह से कागज का ढेर हो जाता है। कोई भी एक चिंगारी लगने से वो कागज के ढेर की तरह आग लग जाता है और फिर उसको बुझाना बहुत ही मुश्किल होता है। हम लोग 6 जगह पे जो है फायर वॉचर रखे हैं, एक टीम है, वो सभी टीम मतलब जगह जगह पे जहाँ भी आग लगती है वहाँ तुरंत मूव करता है। गाड़ी है उनके लिए, वो वहाँ मूव करके और फिर उसको बुझाता है। फायर लाइन काटता है, वहाँ पे जो पत्ता है उनको हटा करके या झाड़ी को हटा देता है, जिसके कारण आग आगे की तरफ नहीं जाता है। उसके अलावा बीटिंग से जो है वो बुझाता है। इस तरह से काफ़ी कठिनाई का सामना करते हुए जो है वनकर्मी लोग और जो फायर वॉचर लोग हैं वो लोग आग बुझा रहे हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना अंतर्गत बालीडीपा गांव स्थित एक होटल में गांजा की खरीद बिक्री कर रहे सुकू महाकुड़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने कुल 1.64 किलो गांजा बरामद किया है। सोमवार को जिला पुलिस मुख्यालय में एक
पत्रकार वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने। एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोवाली थाना अंतर्गत बालीजीपा गांव के एक होटल में गांजा की खरीद बिक्री हो रही है। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और सुकू महाकुड़ को गिरफ्तार कर लिया। सुकू के पास से पुलिस ने 1.64 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत 50,000 रुपए है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पूछताछ में गांजा के तस्कर के बारे में पता चला है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि आचार संहिता को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक ग्रामीण क्षेत्र से 40 लाख नगद और 10-12 लाख की शराब को जब्त किया गया है। इस तारीख की शाम में हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध रूप से जो है गांजे की बिक्री की जा रही है कोवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसी के आलोक में फिर हम लोगों ने एक छापामारी दल का गठन किया और उसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों को 1 किलो करीब जो है गांजा बरामद हुआ एक दुकान से, जो कि एक होटल के रूप में कार्यरत थी और वहाँ से वह व्यक्ति उनकी छोटी छोटी पुड़िया बना के बेचा करता था। तो इसके लिए हम लोग अपने थाना प्रभारी की प्रशंसा करते हैं, इन्होंने ये अच्छा कार्य किया है। और अभी चुनाव के दौरान हम लोग का पूरा प्रयास यही है कि किसी भी रूप में नशे का कोई भी कारोबार जिससे कि चुनाव पे किसी प्रकार का कोई असर पड़ सके हम लोग ना होने दें। तो उसी के क्रम में एक अच्छी सफलता है। आशा करते हैं कि और भी अगर कहीं पर इस तरह का कुछ घटना हो रही होगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करके ऐसे व्यक्तियों को सजा दिलाने में सक्षम होंगे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज। नमस्कार।